स्वागत है जहां हम आपके लिए लाए गए स्रोतों की गहराई में उतरते हैं। आज का विषय है न्याय यानी जस्टिस की अवधारणा, और इसे हम खास तौर पर देखेंगे 20वीं सदी के एक बहुत ही अहम विचारक जॉन रॉल्स के नजरिए से। हमारे पास राजनीतिक दर्शन से जुड़े कुछ लेख हैं और कोशिश रहेगी कि इस गहरे और कभी-कभी ना थोड़े मुश्किल लगने वाले विषय को दिलचस्प और आसान बनाया जाए। जी। न्याय, ये शब्द तो हम रोज ही सुनते हैं, है ना? आम बातचीत में, बड़ी राजनीतिक बहसों में। बिल्कुल। सामाजिक आंदोलनों का तो ये केंद्र होता ही है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी इसका जिक्र है। जॉन रॉल्स ने तो इसे इतना जरूरी माना कि कहा न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है, जैसे सत्य विचार प्रणालियों का। आखिर ऐसा क्या है इस एक शब्द में? ये इतना जरूरी क्यों है? बिल्कुल सही कहा आपने। न्याय कोई सिर्फ कोर्ट कचहरी या कानून की बात नहीं है। ये तो किसी भी सभ्य समाज की एकदम बुनियाद है। ये वो सिद्धांत है जो तय करता है कि समाज में अच्छी और बुरी चीजें कैसे बटेंगी। जैसे संसाधन हो गए, हाँ। अवसर हैं, अधिकार हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। अच्छा। और ये स्वतंत्रता और समानता जैसे जरूरी मूल्यों के बीच, जो कभी-कभी आपस में टकराते भी हैं, उनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। शायद इसीलिए तो वो न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू दिखाते हैं। हाँ हाँ, निष्पक्षता और संतुलन का प्रतीक। जी बिल्कुल। तो ये जो न्याय का विचार है, ये कोई आज का तो है नहीं। इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि रॉल्स से पहले, मतलब मोटे तौर पर न्याय के बारे में कैसे सोचा जाता था, जिसने शायद उनके काम के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की? हाँ, ये विचार बहुत पुराना है। देखिए, अंग्रेजी का जो जस्टिस शब्द है वो लैटिन के जुंगेरे से जुड़ा है, जिसका मतलब है जोड़ना या बांधना। अच्छा, जोड़ना। हाँ, और युस का मतलब है नियम या बंधन। तो एक तरह से ये लोगों को एक नियम आधारित व्यवस्था में जोड़ने का विचार है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इस पर काफी लिखा। उनका एक मशहूर सिद्धांत था समान लोगों के साथ समान व्यवहार। हाँ, सुना है इसके बारे में। और असमान लोगों के साथ उनकी असमानता के अनुपात में असमान व्यवहार। उन्होंने वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय ऐसे प्रकार भी बताए। बाद में रोमन कानून में भी ये सिद्धांत आए कि भाई किसी को हानि न पहुंचाओ और हर एक को उसका उचित हक दो। तो सदियों से अलग अलग विचारकों ने इसे अलग अलग आधारों पर परिभाषित करने की कोशिश की है। कुछ ने कहा न्याय का आधार जरूरत होनी चाहिए, जैसे मार्क्स ने कहा था हर एक से उसकी क्षमता अनुसार, हर एक को उसकी जरूरत अनुसार। जी। कुछ ने अधिकारों पर जोर दिया, जैसे जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की बात की। ठीक है। और कुछ ने योग्यता या कर्म को आधार माना, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर थे, जिन्होंने माना कि भाई जिसकी जितनी योग्यता उसे उतना मिलना चाहिए, चाहे उससे असमानता बढ़े। तो रॉल्स जब लिख रहे थे ना, तो तब न्याय को लेकर ये अलग अलग और अक्सर एक दूसरे के विरोधी विचार समाज में मौजूद थे। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि थी। अब आते हैं जॉन रॉल्स पर। उनकी 1971 में एक किताब आई, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। कहते हैं इसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। उन्होंने उस समय जो एक बड़ा सिद्धांत चल रहा था, उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म, उसे क्यों चुनौती दी? ये सिद्धांत कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा खुशी, इसमें रॉल्स को क्या गड़बड़ लगी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रॉल्स की सबसे बड़ी आपत्ति यही थी कि उपयोगितावाद, है ना, हाँ। वो समाज के कुल सुख या भलाई को बढ़ाने के लिए, मतलब ज्यादा लोगों के फायदे के लिए, अच्छा। कुछ व्यक्तियों या कहें अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और हितों की बलि चढ़ा सकता है, उनको नजरअंदाज कर सकता है। मतलब बहुमत के लिए अल्पसंख्यक का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर ज्यादातर लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों के साथ अन्याय करना पड़े, तो उपयोगितावाद शायद उसे सही ठहरा देगा। रॉल्स जो थे वो जर्मन दार्शनिक कांट के विचारों से बहुत प्रभावित थे। कांट? हाँ, इमैनुअल कांट। उनका विचार था कि हर इंसान अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसकी गरिमा है, उसे किसी और के सुख का साधन मात्र नहीं बनाया जा सकता। अच्छा। इसलिए रॉल्स के लिए न्याय का आधार बहुमत की खुशी नहीं हो सकती। आधार होना चाहिए हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के अटूट अधिकार। अटूट अधिकार। जी, जिन्हें किसी बड़े सामाजिक भले के नाम पर भी छीना नहीं जा सकता। व्यक्ति की गरिमा वो सबसे ऊपर है। तो अगर ज्यादा लोगों की ज्यादा खुशी सही पैमाना नहीं है, तो फिर रॉल्स का अपना विकल्प क्या था? वो समाज की जो बुनियादी चीजें हैं, अधिकार, स्वतंत्रताएं, अवसर, आय, संपत्ति, जिन्हें वो सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं कहते थे। जी, सोशल प्राइमरी गुड्स। हाँ, उन्हें वो कैसे बांटना चाहते थे? रॉल्स ने मुख्य रूप से न्याय के दो सिद्धांत दिए, और खास बात यह है कि वो उन्हें एक निश्चित क्रम में रखते हैं, जिसे वो
श्रेणीबद्ध प्राथमिकता या लेक्सिकल प्रायोरिटी कहते हैं। एक क्रम में, मतलब एक दूसरे से ज्यादा जरूरी। हाँ, बिल्कुल। पहला सिद्धांत हमेशा दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला सिद्धांत है समान मूलभूत स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा, मतलब जितनी संभव हो सके उतनी बुनियादी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। जैसे सोचने बोलने की आजादी, वोट देने का अधिकार, निजी संपत्ति रखने का अधिकार वगैरह वगैरह। और ये स्वतंत्रताएं ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी और के लिए भी वैसी ही समान स्वतंत्रताओं के साथ संभव हो सके। मतलब मेरी आजादी आपकी आजादी को कम ना करे। समझ गए, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये सबसे जरूरी है। रॉल्स कहते हैं इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, आर्थिक फायदे के लिए भी नहीं। फिर आता है दूसरा सिद्धांत। ये सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से जुड़ा है। अच्छा, असमानताओं से? हाँ, रॉल्स मानते हैं कि समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, सिर्फ 2 शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, जिसे वो 2A कहते हैं, ये है कि ये असमानताएं ऐसे पदों और अवसरों से जुड़ी हों जो सबके लिए निष्पक्ष, समान अवसर, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की शर्तों पर खुले हों। निष्पक्ष समान अवसर, इसका मतलब सिर्फ कानूनी बराबरी या कुछ और? नहीं, सिर्फ कानूनी नहीं। इसका मतलब है कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या सबके पास उन दरवाजों तक पहुंचने और मुकाबला करने का वास्तविक उचित मौका है। जैसे, क्या सबको अच्छी शिक्षा मिल रही है? अच्छा, मतलब असल बराबरी। ठीक है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त, जिसे वो 2B कहते हैं, और यही वो अंतर सिद्धांत यानी डिफरेंस प्रिंसिपल है जिसके बारे में ज्यादा बात होती है। हाँ, डिफरेंस प्रिंसिपल। वो ये है कि ये सामाजिक और आर्थिक असमानताएं ऐसी होनी चाहिए कि उनसे समाज के सबसे कमजोर तबके यानी लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स का अधिकतम भला होता हो। एक मिनट, सबसे कमजोर तबके का अधिकतम भला, मतलब असमानता ठीक है, पर तभी जब उससे सबसे गरीब का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा हो। ये थोड़ा अलग है। हाँ, यही रॉल्स के सिद्धांत का सबसे क्रांतिकारी और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। वो ये नहीं कह रहे कि सबको बिल्कुल बराबर पैसा या संपत्ति मिलनी चाहिए। वो यथार्थवादी हैं। वो मानते हैं कि थोड़ी बहुत आर्थिक असमानता शायद लोगों को ज्यादा मेहनत करने, नए आइडियाज लाने के लिए प्रेरित करे, जो शायद पूरे समाज के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, इंसेंटिव की तरह। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ऐसी असमानता न्यायपूर्ण सिर्फ और सिर्फ तभी मानी जाएगी जब उस सिस्टम से होने वाला फायदा वो रिस्क कर समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े इंसान तक भी पहुंचे। और ना सिर्फ पहुंचे, बल्कि उसकी स्थिति उस स्थिति से बेहतर हो जो पूरी तरह बराबरी होने पर होती। अच्छा। अगर कोई आर्थिक व्यवस्था सिर्फ ऊपर वालों को और अमीर बनाती है और नीचे वालों के लिए कुछ नहीं करती या उन्हें और बदतर बनाती है, तो रॉल्स के हिसाब से वो अन्यायपूर्ण है। तो ये सिद्धांत एक तरह से असमानता को जायज ठहराता है, पर एक बहुत कड़ी शर्त लगा देता है। बिल्कुल। शर्त यह है कि वो असमानता सबसे कमजोर के हक में काम करे। तो ये सीधे तौर पर एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जहां अवसरों की असल समानता हो और राज्य जो है वो जरूरतमंदों की मदद के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। जैसे कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, एक कल्याणकारी राज्य जैसा। हाँ, बिल्कुल। एक तरह का कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का मॉडल इसमें झलकता है। ये वाकई एक बहुत अलग तरह की सोच है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रॉल्स इन्हीं 2 सिद्धांतों पर क्यों पहुंचे? मतलब उन्होंने क्या तर्क दिया कि यही न्याय के सही सिद्धांत हैं, कोई और क्यों नहीं? वो मूल स्थिति और अज्ञान का पर्दा वाली बात क्या है जिसके बारे में अक्सर सुनते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सिद्धांत तो दे दिए, पर उन्हें जायज कैसे ठहराया जाए? इसके लिए रॉल्स ने एक बहुत ही अनोखा वैचारिक प्रयोग, जिसे अंग्रेजी में थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। थॉट एक्सपेरिमेंट? जी। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए, बस सोचिए कि हमें अपने समाज के बुनियादी नियम तय करने हैं, एकदम शुरुआत से, ठीक है? लेकिन हम सब एक अज्ञान के पर्दे के पीछे हैं। ये एक काल्पनिक स्थिति है जिसे वो मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं। अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसका क्या मतलब हुआ? किस चीज का अज्ञान? इसका मतलब है कि इस पर्दे के पीछे किसी को भी ये नहीं पता कि जब ये पर्दा हटेगा तो असल समाज में उसकी जगह क्या होगी। उसे नहीं पता कि वो अमीर होगा या गरीब, मर्द होगा या औरत, किस जाति, धर्म या नस्ल का होगा, उसमें क्या खास टैलेंट होंगे या क्या कमजोरियां होंगी। उसे अपनी उम्र का भी नहीं पता, यहां तक कि उसे ये भी नहीं पता कि अच्छा जीवन किसे कहते हैं, मतलब उसकी अपनी जीवन दृष्टि क्या होगी।
बाप रे, तो उसे कुछ भी नहीं पता अपने बारे में? हाँ, उसे बस कुछ बुनियादी चीजें पता हैं, जैसे कि वो एक तर्कसंगत प्राणी है, वो अपना भला चाहता है और उसे समाज और इंसानी मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी है। लेकिन अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी स्थिति, अपने फायदे नुकसान के बारे में कुछ नहीं पता। तो ऐसी बिल्कुल अनजान स्थिति में कोई कैसे तय करेगा कि नियम क्या होने चाहिए, जब उसे पता ही नहीं कि उसके अपने हित किस में है? यही तो इस प्रयोग की खूबी है। रॉल्स कहते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन होंगे, अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, तो आप सबसे ज्यादा किस बात से डरेंगे? शायद यही कि कहीं मैं सबसे बुरी हालत में ना पहुंचूं। बिल्कुल। आप सबसे बदतर स्थिति, वर्स्ट पॉसिबल आउटकम से बचना चाहेंगे, है ना? इसलिए जब आप समाज के नियम चुनेंगे तो आप ऐसे नियम चुनना चाहेंगे जो उस व्यक्ति के लिए भी सबसे अच्छे हों, जो समाज में सबसे नीचे है, सबसे कमजोर है। क्योंकि हो सकता है पर्दा हटने पर आप ही वो व्यक्ति निकले। हाँ, ये तो है। रिस्क क्यों लेना? सही। इसे रॉल्स मैक्सिमम नियम कहते हैं, यानी अपनी न्यूनतम संभावित स्थिति को अधिकतम करना, मैक्सिमाइज द मिनिमम पे ऑफ। मैक्सिमिन, ठीक है। रोल्स का तर्क है कि इसी तर्क के आधार पर अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे तर्कसंगत लोग उनके दिए हुए 2 न्याय सिद्धांतों पर ही सहमत होंगे, कोई और सिद्धांत नहीं चुनेंगे। क्यों? पहला, वो सबके लिए बराबर बुनियादी स्वतंत्रताएं जरूर चाहेंगे, क्योंकि कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि पर्दा हटने पर पता चले कि उसे बोलने या वोट देने की ही आजादी नहीं है। हाँ, ये तो सही है। और दूसरा, वो चाहेंगे कि अवसर सबके लिए समान रूप से खुले हों। और सबसे जरूरी, वो उस अंतर सिद्धांत पर सहमत होंगे। अंतर सिद्धांत पर क्यों? क्योंकि अगर आप सबसे नीचे रह गए, सबसे कमजोर स्थिति में, तो आप यही चाहेंगे कि कम से कम व्यवस्था ऐसी हो जो आपके भले के लिए काम करे, आपकी स्थिति को बेहतर बनाए। आप ऐसी असमानता को मंजूर नहीं करेंगे जो सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाए और आपको कुछ न दे। तो ये एक तरह से निष्पक्षता को तर्कसंगत स्वार्थ से जोड़ने का तरीका है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सिद्धांतों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि किसी को अपनी खास स्थिति का पता नहीं है। सोचने का ये तरीका तो वाकई बहुत मौलिक लगता है। इसने जरूर राजनीतिक दर्शन में काफी हलचल मचाई होगी। लेकिन क्या सभी लोग रॉल्स के इन विचारों से सहमत हुए? जाहिर है इनकी आलोचनाएं भी हुई होंगी। हाँ, बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। रॉल्स के सिद्धांत जितने प्रभावशाली रहे, उतने ही विवादास्पद भी। उन पर कई तरफ से, मतलब अलग अलग नजरियों से तीखी आलोचनाएं हुई हैं। हम चाहे तो 3 मुख्य आलोचनाओं को देख सकते हैं। जी जरूर, कौन कौन सी? पहली है स्वतंत्रतावादी आलोचना। लिबर्टेरियन। हाँ, इसके सबसे बड़े पैरोकार थे रॉबर्ट नोजिक, जो खुद हार्वर्ड में रॉल्स के साथी थे। उन्होंने अपनी किताब एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में रॉल्स पर, खासकर उनके अंतर सिद्धांत पर जोरदार हमला किया। क्या कहा उन्होंने? नोजिक का मूल तर्क था कि रॉल्स का सिद्धांत लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खासकर उनकी संपत्ति के अधिकार का हनन करता है। उनका मानना था कि न्याय इस बात में नहीं है कि समाज में चीजें कैसे बटी हुई हैं, जिसे वो पैटर्न या अंत स्थिति कहते हैं। न्याय इस बात में है कि लोगों ने जो चीजें हासिल की हैं, वो सही तरीके से की हैं या नहीं। सही तरीके से मतलब क्या उन्होंने वो चीजें बिना किसी की चोरी किए, बिना धोखा दिए, या तो खुद बनाकर या किसी से स्वेच्छा से आदान प्रदान करके हासिल की हैं। इसे वो अधिकारिता सिद्धांत या एंटाइटलमेंट थियरी कहते हैं। अच्छा। तो नोजिक कहते हैं कि अगर किसी ने अपनी संपत्ति वैध तरीकों से कमाई है, तो राज्य को कोई हक नहीं है कि वो उसे लेकर किसी और, जैसे गरीबों, को दे दे, भले ही इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो। लेकिन रॉल्स तो कह रहे थे कि ये सबसे कमजोर के भले के लिए जरूरी है। हाँ, पर नोजिक के लिए ये व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। वो कहते हैं कि ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी की मेहनत की कमाई पर टैक्स लगाकर दूसरों को देना। उनके लिए ये जबरदन श्रम जैसा है। इसलिए नोजिक एक बहुत ही सीमित न्यूनतम राज्य, मिनिमल स्टेट की वकालत करते थे, जिसका काम सिर्फ लोगों की सुरक्षा करना, चोरी, धोखे से बचाना और समझौतों को लागू करना हो। धन का पुनर्वितरण करना राज्य का काम नहीं है। तो ये तो बिल्कुल विपरीत विचार है। एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के लिए राज्य का हस्तक्षेप। ये एक बुनियादी टकराव दिखता है। जी, ये क्लासिक टकराव है उदारवादी राजनीतिक दर्शन में। ठीक है। और दूसरी प्रमुख आलोचना क्या थी? दूसरी है मार्क्सवादी आलोचना। मार्क्सवादी। वो क्या कहते हैं? मार्क्सवादी नजरिए से देखने वाले विचारक कहते हैं कि रॉल्स की समस्या ये है कि वो पूंजीवादी व्यवस्था के दायरे में ही न्याय की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि वो उस मूल समस्या पर चोट नहीं करते जो पूंजीवाद में ही निहित है।
यानी उत्पादन के साधनों जैसे जमीन, फैक्ट्री, मशीनें पर निजी स्वामित्व होना। अच्छा। मार्क्सवादियों के अनुसार इसी निजी स्वामित्व की वजह से समाज 2 वर्गों में बंट जाता है, पूंजीपति और मजदूर वर्ग का शोषण होता है। तो असली अन्याय सिर्फ चीजों के बंटवारे, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, बल्कि उत्पादन के रिश्ते, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में ही है। इसलिए रॉल्स जो पुनर्वितरण या कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं, वो मार्क्सवादियों के लिए बस सतही सुधार हैं। इनसे वो बुनियादी शोषण खत्म नहीं होता। तो उनका समाधान क्या है? उनके अनुसार सच्चा न्याय तभी आ सकता है जब पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण स्थापित हो। तभी वो हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी जरूरत के अनुसार वाला सिद्धांत लागू हो सकता है। हालांकि ये भी कहना होगा कि कुछ आधुनिक मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि रॉल्स ने कम से कम न्याय के सवाल को नैतिक बहस के केंद्र में वापस ला दिया, जो एक सकारात्मक बात है। तो ये दिलचस्प है। स्वतंत्रतावादी कहते हैं रॉल्स बहुत ज्यादा समानता पर जोर दे रहे हैं, राज्य को ज्यादा शक्ति दे रहे हैं, और मार्क्सवादी कहते हैं कि वो तो पूंजीवाद की जड़ पर हमला ही नहीं कर रहे, बहुत कम समानता की बात कर रहे हैं। हाँ, रॉल्स एक तरह से इन दोनों छोरों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसे उदार समानतावाद, लिबरल इगैलिटेरियनिज्म कहा जाता है। ठीक है। और तीसरी मुख्य आलोचना कौन सी थी? तीसरी है समुदायवादी आलोचना, कम्युनिटेरियन क्रिटिक। समुदायवादी ये क्या नजरिया है? माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, अलास्टेयर मैकिंटायर जैसे विचारक इस धारा से जुड़े हैं। इनका कहना है कि रॉल्स का सिद्धांत बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी कैसे? वो रॉल्स के अज्ञान के पर्दे वाले विचार की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि रॉल्स का जो व्यक्ति मूल स्थिति में बैठा है, वो एक तरह से हवा में तैरता हुआ, अपनी जड़ों से कटा हुआ अनइनकम्बर्ड सेल्फ लगता है। मतलब उसका कोई समाज नहीं, कोई पहचान नहीं। हाँ, जबकि असलियत में हम सब कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारे मूल्य क्या हैं, यहाँ तक कि अच्छा जीवन क्या है, इसकी हमारी समझ भी हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे समुदाय से गहराई से जुड़ी होती है। हम ऐसे अकेले कटे हुए व्यक्ति नहीं होते। बात तो सही है। रॉल्स का जोर इस बात पर है कि सही यानी न्याय के सिद्धांत अच्छे यानी जीवन के लक्ष्यों की हमारी अपनी धारणाओं से पहले आते हैं और उनसे स्वतंत्र होने चाहिए। अच्छा। न्याय की बात करते समय हमें सिर्फ अमूर्त व्यक्ति के अधिकारों की नहीं, बल्कि साझा मूल्यों, सामुदायिक भलाई, कॉमन गुड और उस खास सांस्कृतिक संदर्भ की भी बात करनी होगी जिसमें लोग रहते हैं। उनके अनुसार रॉल्स का मॉडल व्यक्ति को उसके समुदाय से अलग करके देखता है, जो कि सही नहीं है। यानी न्याय की पहेली के कई टुकड़े हैं और अलग अलग नजरिए से देखने पर अलग अलग तस्वीरें उभरती हैं। रॉल्स ने निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत और सोचने पर मजबूर करने वाला ढांचा तो दिया, लेकिन जैसा कि इन आलोचनाओं से साफ है, ये बहस खत्म नहीं हुई है कि न्याय असल में है क्या और इसे कैसे हासिल किया जाए। बिल्कुल, ये बहस आज भी जारी है। तो आज की इस चर्चा में हमने न्याय की इस जटिल दुनिया में एक गहरा गोता लगाया। हमने खास तौर पर जॉन रॉल्स के प्रभावशाली उदार समानतावादी नजरिए को समझने की कोशिश की, उनके वो 2 सिद्धांत, वो अज्ञान का पर्दा वाला विचार जी, और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे स्वतंत्रतावादियों, मार्क्सवादियों और समुदायवादियों ने उनके विचारों को चुनौती दी, उन पर सवाल उठाए। और ये सिर्फ अकादमिक या किताबी बातें नहीं है ना? ये सवाल तो सीधे तौर पर इस बात से जुड़े हैं कि हम एक समाज के तौर पर कैसे रहना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है रॉल्स का सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि उन्होंने हमें समाज की बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचने पर मजबूर किया। बुनियादी संरचना मतलब हमारा संविधान, हमारे कानून, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, ये सब चीजें। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये संरचनाएं न्यायपूर्ण हैं। उन्होंने न्याय को सिर्फ एक खूबसूरत अमूर्त विचार नहीं रहने दिया, बल्कि उसे सामाजिक संस्थाओं में लागू होने वाले ठोस सिद्धांतों से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ये सवाल हमारे सामने रखा कि क्या हमारी संस्थाएं हर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का सम्मान करती हैं? क्या विकास का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंच रहा है? भले ही आज उनके हर तर्क से या उनके प्रस्तावित कल्याणकारी राज्य के मॉडल से हर कोई सहमत ना हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि न्याय पर होने वाली किसी भी गंभीर बहस में रॉल्स के योगदान को अनदेखा करना नामुमकिन है। उनके विचारों ने एजेंडा सेट किया है। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जब हम दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक असमानताओं की खबरें सुनते हैं और इस पर चिंता भी जताते हैं,
तब क्या आपको लगता है कि रॉल्स का वो अंतर सिद्धांत, यानी ये विचार कि असमानता केवल तभी जायज है जब वो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के अधिकतम लाभ के लिए हो, क्या ये आज भी मायने रखता है? बहुत प्रासंगिक सवाल है। क्या ये हमारे समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक उपयोगी सिद्धांत हो सकता है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे लागू किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, द डीप डाइव पर।